हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुकमार्क कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो सब? थोड़ा प्रेशर फील हो रहा होगा कि एग्ज़ाम आ गए हैं पास, थोड़ा है ना, थोड़ी घबराहट हो रही होगी। हो रही है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं। और कितने दिन शेष हैं आपके? 5 दिन शेष हैं क्योंकि 6वें दिन तो आपका एग्ज़ाम है। तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन है, आज का दिन तो गया है ना भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिएगा कि बहुत सारे पीवाईक्यू हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन अब बात आती है बड़े वाले क्वेश्चंस की कि कैसे देखो पास तो आप एमसीक्यू से हो ही जाओगे, लेकिन बात आती है कि हमें परसेंटेज भी बनानी है, स्कोर अच्छा मेंटेन भी करना है। तो वो कैसे करना है, उन सभी के लिए मैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आज यहाँ सॉल्व करवाऊंगी। डेली का एक पेपर सॉल्व होगा, ध्यान से रखना। ये जो पेपर सॉल्व करवाऊंगी मैं आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे क्योंकि आरबीएससी है और आरबीएससी हमेशा जो पेपर देती है सीधा पेपर देती है। ठीक है, सीबीएसई में थोड़ा परेशानी होती है। सीबीएसई में दिक्कत क्या होती है बच्चा, कि सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घुमा के पूछे जाते हैं और जो कॉपियाँ चेक होती है आपकी वो इजी चेक होती है। लेकिन आरबीएससी में ऐसा नहीं है। आरबीएससी में कैसा है, पेपर हमारा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आता है, लेकिन जो कॉपी चेक होती है ना वो थोड़ा अच्छी से कॉपी चेक होती है। तो उसी का हमें ध्यान रखते हुए ये मैं क्वेश्चन पेपर आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो फुल जोश के साथ आपको रहना है क्लास में। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है ना समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और पैटर्न समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न किस तरीके का आएगा ये भी बहुत रोल प्ले होता है। तो जो 2025 का आपका पेपर है, ठीक है, उस हिसाब से आपका एग्जाम आएगा। लेकिन जो मैं आज सॉल्व करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन पेपर, वो है भाई 2024 का आरबीएससी का पेपर है। टाइमिंग आपको 3.25 घंटे मिलते हैं। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शन आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पेज में इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए, आपका जो स्टार्ट होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कुछ रिक्त स्थान आएंगे, फिर एक एक डेट नंबर में आपकी जो शॉर्ट डेफिनेशन है वो पूछी जाती है। ध्यान से सुनना, बहुत इजी पेपर आता है, इतना टफ नहीं आता। तो फिजिक्स का जो हवा है वो नहीं बनाना है, दिमाग को शांत रख के क्वेश्चन आपके नोट्स में से ही आएगा। तो देखिएगा, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फुल जोश के साथ तैयार हो जाइएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, ध्यान रखना, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या है भाई? फाई है। फाई कब है? जब हमारे पास में कितनी रेडियस है उसकी? 15 सेंटीमीटर। अब इसी पृष्ठ की त्रिज्या हमने क्या कर दी? तिगुनी कर दी। क्या कर दी? त्रिज्या को हमने तिगुना कर दिया। तो फ्लक्स हमारे पास में कितना होगा? क्वेश्चन यह पूछ रहा है। क्या होगा भाई? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, गॉस थ्योरम आपने पढ़ी है? सभी ने पढ़ा है। गॉस थ्योरम क्या होता है बताइएगा भाई? गॉस प्रमेय से आप क्या पढ़ते हो कि जो फाई होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही होता है। यहां पर कहीं रेडियस आ रही है? आ रही है क्या रेडियस? नहीं आ रही है। मतलब जो हमारे पास में जो फ्लक्स होता है, क्या होता है? फ्लक्स होता है, वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा फ्लक्स क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो कितना रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर? समझ में आया? देखो, दो फ्लक्स निकालते हैं, गॉस की थ्योरम से भी निकाल सकते हो और आप E बराबर E डॉट ए से भी आप, यहां भी आपके पास में रेडियस नहीं आती है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। वायु के लिए परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता है? ये वैल्यू याद रखनी है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 8 नहीं कर देना है, प्रकाश की चाल होती है 8। तो समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? बताओ फटाफट से, कितना होता है?
रजिस्टिविटी, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, किससे करते हो, रो से रिप्रेजेंट करते हो भाई। क्या आप ये फॉर्मूला पढ़ के आते हो, सभी ने पढ़ा होगा। यहां से आपको रजिस्टिविटी निकालनी है, बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया मैंने आपको। ये कैसे, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चा ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, क्या बच गया, ओम इंटू मीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया। चलो कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 याद आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा था, और यहां पर मैंने बताया था कि क्वेश्चन कैसे बनता है डायरेक्ट, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो क्या पूछा गया है, आपके पास में P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है, और आपसे S पूछा गया है। तो कर सकते हो या नहीं कर सकते, बताओ भाई, क्वेश्चन कर सकते हो। चलो करते हैं, देखिएगा। तो यहां से आप S की वैल्यू निकालोगे तो S बराबर कितना आएगा, S यहां लेके चले जाओ, बाकी चीजें आपके पास में यहां आ जाएगी। क्लियर। अब वैल्यू रख दो, R की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, और P की वैल्यू कितनी है 30 इंटू आपके पास में कितनी है Q की वैल्यू 18। एक 10 से एक 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 3 6 18, कितना बच गया भाई 6 ओम आपके पास में क्या आ गई है, S की वैल्यू। कौन सा रेजिस्टेंस, S वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम है। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में के लंबवत दिशा में गति करता है तो कण का पथ क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। होगा या नहीं होगा, कैसा पाथ होगा, वृत्ताकार पाथ होगा, बिल्कुल सही बात है, पढ़ा हुआ है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण है, बताओ भाई कौन सा है, बताओ कौन सा पढ़ा है। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने आपको पढ़ाया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप M से रिप्रेजेंट करते हो, याद आ रहा है कुछ, किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर क्या करता है, आधारित होता है। क्लियर। और विस्थापन धारा आईडी का सूत्र डायरेक्ट होता है बेटा, कितना निकालते हो आप, आईडी बराबर आप निकालते हो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन, ध्यान से सुनना, कैसा है, ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव ध्यान रखना। जब बात आती है आवर्धन कैसा है हमारे पास में, नेगेटिव है, इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव, तो हमेशा कैसा बनता है भाई, हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, नेगेटिव होता है तब। क्लियर, समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका का आवर्धन क्रमशः m0 me हो तो सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता कितनी होगी, m0.me होगी। ये आप क्लियर नोट्स में डायरेक्ट पढ़ के आते हो, ठीक है भाई। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है अध्रुवित, अनपोलराइज होता है, कैसा होता है, अनपोलराइज प्रकाश होता है। कौन सा भाई, ठीक है, सूर्य से जो प्राप्त प्रकाश होता है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम एनर्जी, अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास में कितनी दी गई है भाई, कितनी दी गई है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास में गिवन है। और क्या पूछा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निरोधी विभव आपसे पूछा है, V नॉट आपसे पूछा है। आप एक रिलेशन पढ़ के आते हो ये वाला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निरोधी विभव के क्या रहती है, बराबर रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमारे पास में जो निरोधी विभव स्टॉपिंग जो पोटेंशियल आता है कितना आता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और आता है, फोटोन का संवेग p होता है, कितना होता है, p होता है,
आपके पास में क्या था, आपने पढ़ा है भाई लैम्बडा बराबर h अपॉन p, तो यहाँ से p किसके बराबर होगा, h अपॉन लैम्बडा के। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। कितने अच्छे क्वेश्चन है ना भाई। चलो, संघट्ट प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना होता है, निकालो। पहली एनर्जी, एक्साइटेड एनर्जी, क्या फॉर्मूला होता है आपके पास में, बताओ भाई। 14 वाला क्या फॉर्मूला होता है, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है -13.6। क्लियर, कितना होता है, 1 अपॉन n स्क्वायर एफ माइनस 1 आई स्क्वायर, यही होता है। एन एफ क्या है आपके पास में, फाइनल स्टेट है आपके पास में, और आई आपके पास में क्या है, आई आपके पास में क्या है, बताओगे भाई, कितनी होती है आई आपके पास में, इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आप बात कर रहे हो, फर्स्ट स्टेट की नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आप बात कर रहे हो। क्लियर, तो यहां से आप कैसे लिखोगे भाई, 13.6 कितना आता है, 1 अपॉन 2, एन एफ बराबर 2 आता है। 2 कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, सॉल्व करो, -13.6 कितना आएगा, 1 माइनस 4 अपॉन 4, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, माइनस का 13.6 इंटू में -3 अपॉन 4, माइनस से माइनस कैंसिल। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आई थिंक 14.8 समथिंग मल्टीप्लाई करने पर, और डिवाइडेड 4 करोगे तो कितना आएगा, 10.2 आएगा, और ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 चेक करिएगा कि वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक मतलब Z क्या है, समान है, लेकिन आपकी द्रव्यमान संख्या A कैसी है, डिफरेंट है, क्या कहलाते हैं, सीधी सी बात है, आइसोटॉप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर भाई, समझ में आया। अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है, बताओ भाई। सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, जर्मेनियम होता है आपके पास में, ठीक है। चलो, अब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी ध्यान से सुनना, हाफ नंबर के क्वेश्चंस है और बहुत इजी है। एक एक आपको वर्ड्स लिखने हैं, क्या क्या है भाई। एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती है, कहाँ की ओर होती है, आउटवर्ड होती है, कैसी होती है, बाहर की ओर होती है, लिखिएगा। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग के परिमाण को क्या कहते हो भाई, बताओ क्या कहते हो, मोबिलिटी, याद आ रहा है, गतिशीलता। ये तो देखो डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने हेतु उसके श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं। ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। क्लियर, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हो, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन कहते हो। क्लियर भाई। एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या रिलेशन होता है भाई इसमें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में आप ये रिलेशन पढ़ के आते हो, r/2। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में आप पढ़ के आते हो, तो यहां से निकालो r की वैल्यू कितनी है, 24, और 2 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा भाई, 12 सेंटीमीटर। क्लियर। चलो, किसी अवरोधक के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, विवर्तन कहलाता है। ये तो आप 10th में भी पढ़ के आते हो, सही बात है। विभव v द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र।
ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, और उसके लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, और ध्यान से सुनना किस में पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है। और ये क्वेश्चन ध्यान से रखना, बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। कैसा है भाई, देखो मैंने आपको बताया था जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होती है लैम्ब्डा, ठीक है, वो कैसे निकालते हो, 12.27 किसकी बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की जब बात कर रहे हो तो आता है वी एंगस्ट्रॉन में, और एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10 मीटर के। क्लियर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, नैनोमीटर में, और ध्यान से सुनना, एक नैनो किसके बराबर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के। क्लियर। तो इसको नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 1.227 √v नैनोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये आपको वैल्यू भरनी है इसमें। क्लियर भाई। चलो, यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षक की त्रिज्या 0.5 देखिएगा कितनी है, 0.5 10 × 10⁻⁻10 मीटर है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, ये एक रिलेशन होता है यहाँ पर। बताऊं मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, आप यहाँ पढ़ते हो Rn का स्क्वायर बराबर होता है n का स्क्वायर और R1। क्लियर। आपके पास में R1 गिवन है भाई, n स्क्वायर किसके लिए पूछा है, 2 के लिए पूछा है, तो कैसा होगा, 2 का स्क्वायर 4 × 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व करो कितना आएगा, 5 का 20, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर। ये आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आएगी। और क्वेश्चन नंबर आपके पास में ये जो 10वां है, लास्ट क्या पूछा है, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो एक एक पंक्ति के क्वेश्चंस हैं, कर सकते हो, अरे कर सकते हो भाई, फुल जोश के साथ में। चलो करिएगा। एकल धनावेश Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनता है, गोलाकार बनता है। कैसा बनता है भाई, गोलाकार बनता है। ये आप बना सकते हो, ठीक है। ओम के नियमानुसार विभवांतर तथा धारा के मध्य, बिल्कुल सही बात है, कैसा, वी प्रोपोर्शनल होता है आई। तो क्या होता है, जैसे हम v का ग्राफ बनाते हैं वैसे ही किसका बनता है, I का ग्राफ बनता है। क्लियर। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, वीकली अट्रैक्ट कर देते हैं। एक इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, वीकली कमजोर रूप से क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है, बताओगे, क्योंकि ये जो हमारे पास में विद्युत धारा होती है उसका क्या करता है भाई, विरोध करता है। किसका विरोध करता है, विद्युत धारा का। तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन में बोल रही हूं, साथ साथ लिख सकते हो कि स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहा जाता है। तो कैसे लिखोगे इसका आंसर कि स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विद्युत धारा में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्वप्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व कहा जाता है। क्लियर भाई। चलो, कला संबद्ध स्रोत को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन कि वह स्रोत जिस पर हमारे पास में कालांतर का मान क्या रहता है, कालांतर का मान कांस्टेंट रहता है, या फिर कैसा रहता है, नियत रहता है, उसे आप क्या बोलते हो, कला संबद्ध स्रोत कहते हो। ध्यान से सुनना कि वह स्रोत जिसमें हम जिस पर कालांतर का मान क्या रहता है, नियत रहता है, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख लेना, मैं जो बोल रही हूं ध्यान से सुनना, ठीक है,
किसी पदार्थ की दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। ध्यान से सुनना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या होती है भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या रहती है? आवश्यक होती है। किसको? फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? उत्सर्जित करने के लिए क्या रहती है? आवश्यक रहती है। उसे क्या बोलते हो? दहली आवृत्ति। समझ में आ रहा है? कैसे लिखोगे डेफिनेशन कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या रहती है? आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हो? दहली आवृत्ति कहते हैं। लिख सकते हो परिभाषा। जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना भाई। क्लास में सबसे बड़ा रोल प्ले मेरी बोली का है, ये ध्यान रखना आज की क्लास में। क्लियर? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? बताओ भाई। यहां लिखना कि वह ऊर्जा जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो यहां क्या लिखोगे कि वह ऊर्जा जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या रहती है? आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हो? आयनन ऊर्जा। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आप लिख सकते हो, क्या होता है भाई? E बराबर mc²। ये कर सकते हो। चलो आगे आइएगा। आपके पास में एक क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर बी आपके पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र को हमने किस में जोड़ दिया? पैरेलल जोड़ दिया, पार्श्वक्रम में जोड़ दिया। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी? क्या होता है फॉर्मूला? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान रखना, कैपेसिटर की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। और कैपेसिटर को पैरेलल में हम इस तरीके से जोड़ते हैं, तीनों सेम है तो कितना आएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6, तो टोटल कितना आएगा? 18 माइक्रोफैरड। क्लियर? ये वाला। किसी सेल के आए, फर्स्ट पूछ रहा है विद्युत वाहक बल, और आप जानते हो विद्युत वाहक बल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ये देखना कैसा होता है विद्युत वाहक बल। EMF क्या होता है? W/Q। बताया था परिभाषा। प्रति एकांक आवेश में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। इसकी परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा, आंतरिक प्रतिरोध को आपको क्या करना है? परिभाषित करना है। और मैंने बताया था जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किसको प्रभावित करता है? वो भाई करता है, किसको प्रभावित करता है? हमारे पास में जो धारा होती है, करंट को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसकी डेफिनेशन लिखनी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। पहला गुण कौन सा है? कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्लियर भाई? दूसरा क्या है? इसके किसी सरफेस पर, किसी भी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। तो किसी भी सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। क्लियर भाई? देखो, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट और नामांकित आपको बताना है कि भाई इसमें आर्मेचर होता है आपके पास में, क्षेत्र चुंबक जो आपके पास में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। क्लियर? उसके बाद में आपके शिल्प डिस्क होती है इसमें, वो आप सभी को इसको जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है वो आपको बताना है, डायग्राम बनाना है। और जो आर्मेचर है आपके पास में, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बतानी कि ये वर्किंग कैसे करता है। समझ में आ रहा है भाई? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा?
आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हो। पूर्व से पश्चिम की दिशा में 5 मीटर सीधा लंबा सीधा चालक तार, ठीक है। आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ईएमएफ आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों का नाम। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन कौन सी होती है, लिखिएगा। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग और तीसरी अवरक्त तरंग। क्लियर, 1.5 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। फिर बात होती है किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता, नली की ट्यूब की लंबाई आपको दे रखी है और फोकस दूरी में आप रिलेशन निकाल सकते हो चैप्टर नंबर 9 से। आप हाइगन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को आप बता सकते हो। क्या होता है स्नेल का नियम, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1 के, बताया था। ये आप कर सकते हो, ये भी चैप्टर नंबर 9 में है। निम्न को परिभाषित करना है, प्रकाश का व्यतिकरण आपने पढ़ा है, अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। वहां से आपको बताना है प्रकाश का ध्रुवण की परिभाषा आप लिख सकते हो आराम से। फिर क्या है, 20 वोल्ट के बल्ब में 5 × 10⁻⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर P/N, और P क्या है, वॉट है, पावर है। P क्या है, यहाँ शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इतने फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं, n है, तो वैल्यू रख दो, कितनी आएगी, 20 अपॉन कितना, 5 × 10⁹ तो कितना आएगा भाई, 4 × 10⁻⁹। क्लियर। देखो दे ब्रोगली परिकल्पना के लिए क्वांटीकरण की द्वितीय अभिव्यक्ति लिखनी है, कौन सी, लैम्बडा बराबर आपको लिखना है भाई h/p। वहां से क्या आता है आपके पास में, याद आ रहा है कितना आता है, अरे याद आता है दूसरी अभिव्यक्ति mvr बराबर nh/2π, ये आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, क्या होता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जब बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे नाभिक में, या क्या लिखोगे कि भारी नाभिक विखंडित होकर 2 हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हो। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का, एक विशाल नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हो। और अच्छी बात यह है, आप इनमें जो मैंने रिएक्शन लिखवाई थी क्लास में, वो आप लिख के यहाँ पर आ सकते हो। क्लियर, डेफिनेशन के साथ में 1.5 नंबर पक्के भाई आपके। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न करना है, आवश्यक भी चित्र भी बनाना है। मैंने आपको, ये है चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया था, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बताया था, याद आ रहा है कुछ, एक्सिस होती है इसके, किसी बिंदु M पर हम क्या लेते हैं, कोई P पॉइंट पर हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र, याद आ रहा है कुछ ऐसा। देखो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूं, ये वाला, ये है आपका, मैं यहां लिख देती हूं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है उसका आंसर है ए वाले पार्ट का, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, एज इट इज आपको करना है, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R, KQ और R आपसे यहाँ निकालोगे, प्लस Q चार्ज की वजह से, सेम ऐसे ही माइनस Q चार्ज की वजह से आपने निकाला है, यहाँ पर देखिएगा। इक्वेशन 1 और 2 से आपने किया, ठीक है। cos थीटा आपके पास में क्या होता है, आधार बटे कण, और आधार आपके पास में ये है, कण ये आ गया, और डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ से इसकी रख सकते हो, जो आपके पास में डायरेक्ट वैल्यू आती है, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं। पूछता क्या है, या तो एक्सिस पर पूछता है या फिर इक्वेटोरियल निरक्ष पर पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। ये तो देखो आपको करना पड़ेगा,
बाकी मैंने आपको यहाँ लगा दिया, जो चीज नहीं आ रही है वो कमेंट में पूछना, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर बात आती है गॉस के नियम द्वारा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ये आपने लास्ट में, ये भी चैप्टर नंबर 1 में आपने लास्ट में पढ़ा है गॉस लॉ। वहां पर जो पूरे ऑप्शन करवाए थे मैंने, वहां पर एक सीधे लंबे अनंत धारावाही चालक के लिए पहला वाला वो आपको करना है। बायो सावर्ट के नियम से किसी, और ये ध्यान रखना ये आप कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने आपको बिल्कुल करवाया है, यहाँ आपको उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है। बायो सावर्ट के नियम से किसी धारावाही पाश के अक्ष पर, तो ये ध्यान आ रहा है आपके पास में सर्कुलर बनता है, किसी बिंदु P पर आप यहां निकालते हो, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, सॉरी, याद आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। वहां पर आपको क्या निकालना है, ये रिलेशन आपको निकालना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये आप रिलेशन आई थिंक निकाल के भी आते हो, म्यू बी बराबर होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना आता है 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका भी आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन है डायरेक्ट। देखो इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको एक एक चीज यहाँ समझाऊं, बाकी मैंने इसका भी सॉल्यूशन आपके इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी साथ में, आपके जो टेलीग्राम चैनल है अपना बीएससी नॉलेज हब, उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। देखो जैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, ये लो कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ आपको। ये देखिएगा, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, इसके किसी बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये इसकी रेडियस क्या है, R है, बिल्कुल सही बात है। और O बिंदु से बिंदु P की जो डिस्टेंस है वो अपने पास में कितनी है, X। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो कर्ण, आधार और किसका भाई, लंब का स्क्वायर का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास में यहाँ आ जाता है। एंगल के थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है या नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड dB1 और dB2 आप निकालते हो, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको घटक डिवाइड करना बताया था, घटकों का विभाजन करना बताया था कि परपेंडिकुलर के जब हम बात करते हैं तो साइन आता है, जब हम क्या बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, कॉस आता है। क्या आता है भाई, कॉस। और देखिएगा ये एंगल थीटा है, मैं यहाँ बना रही हूँ, तो ये वाला कैसा है, सेम है। इसी वजह से एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। क्या होती है भाई, परपेंडिकुलर होती है, लंब होता है, क्लियर, सॉरी। तो ये वाली और ये वाला सेम, इसी वजह से इस एक्सिस पर हमने क्या लिया है, dv1 sin थीटा। सेम इसी प्रकार हमारे पास में यहाँ क्या आएगा, db2 sin थीटा, और एक्सिस पर कितना होता है, db1 cos थीटा और db2 cos थीटा। होता क्या है, ये दोनों परिमाण में तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन जिसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग है। तो ये दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और हमारे पास में आता है db1 sin थीटा और db2 साइन थीटा क्या है, एक ही परिमाण में समान है, और दिशा भी क्या है, समान है, एक ही दिशा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब दोनों ऐड होते हैं, ये देखिएगा, जब दोनों समान हैं, जुड़ जाते हैं हमारे पास में, तो हम क्या लेते हैं, m1 उसके लिए। ये देखो इसी प्रकार हम dv1 और dv2 का क्या रखते हैं, मान रहते हैं, परिमाण में दोनों क्या है, समान है, इसी के कारण ये दोनों जुड़ जाते हैं। ये आपकी थ्योरेटिकल जो मैंने बोली है वही लिखी हुई है, दोनों जुड़ गए तो क्या है, db1 sin थीटा, और db1 और db2 दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से हम किसका मान रख लेंगे, dv1 का मान रख लेंगे। और sin थीटा क्या होता है हमारे पास में, बताओ भाई, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है,
अरे कहाँ भूल गए हो भाई, ये लो। फिर हमारे पास में dB1 की वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं। क्लियर, ये देखो बताओ, ये dB1 की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2 है। और ध्यान रखना ये वैल्यू कितनी है 1, और दोनों के बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है, और 1 + 1/2 कितना होता है 3/2 आपके पास में आता है या नहीं आता, ये लो। तो संपूर्ण हमारे पास में निकलेंगे ये वाली, और हम क्या कर देंगे, इसका टोटल का निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। और ध्यान रखना ये 2πr क्यों लिखा है भाई, सर्कल है, टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है, जिसकी उतनी परिधि है, परिधि कितनी होती है 2πr, ये हमारे पास में निकल के आता है। क्लियर। अब जो हमारा इंटीग्रल है किस पे डिपेंड कर रहा है, एल पे, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। बाकी टर्म बाहर आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, लेंथ आ गई तो इसको अवकलन समाकलन कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा एल बचेगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास में यहाँ लग गई है, लग गई भाई। चलो जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास में यहाँ बचा, देखो ये 2π से तो ये कर गया, ये 2 बच गया। क्लियर, हमारे पास में r और r क्या हो गया r स्क्वायर हो गया, तो μ0 I r स्क्वायर 2 आपके पास में यहाँ बच गया x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। और यदि हम n फेरों की बात करें तो n से हम क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, तो ये देखते रहना। चलो ठीक है, n ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक विद्युत रोधी अर्धचालक में आपको अंतर बताना है कि हमारे पास में जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, उनके बीच में एनर्जी गैप नहीं होता। डिफरेंस आपको क्या करना है, सारणी ऐसे बनानी है, ठीक है। यहाँ चालक लिखना है, यहाँ कुचालक लिखना है, और यहाँ अर्धचालक लिखना है। ऐसे आपको सारणी बना के इसमें डिफरेंस बताना है। क्लियर, इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं होता है, इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच में कम होता है। और ठीक है, वही बात करते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो कंडक्टर की तरह, और लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसे हमें डिफरेंस बताने हैं, ठीक है। किस में हमारे पास में संयोजी बैंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर होल किस में ज़्यादा होते हैं, ये आपको डिफरेंस बताने हैं, ठीक है भाई। एन प्रकार के अर्धचालक ऊर्जा बैंड आरेख आपको बताना है। इनका देखो मैंने बता दिया, ये जो ऊर्जा बैंड है किसकी बात कर रहे हो, एन टाइप की। सबसे पहले बात बताओ कि एन टाइप में कौन से, किसकी, 5 संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है इसमें, ठीक है। कैसा होता है, 5 हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। तो वो क्या करता है भाई, वो क्या रहता है, जो हमारा कंडक्शन बैंड होता है, मतलब जो चालन बैंड के नीचे जस्ट पास में होता है, जस्ट पास में होता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और उसकी कितनी एनर्जी गैप होता है भाई, चालन बैंड और जो फ्री इलेक्ट्रॉन बैंड के बीच में कितना, एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दाता बोलते हैं। किसको, एन प्रकार के अर्धचालक को। समझ में आया है, क्या बोलते हैं, दाता अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया, डोनर। तो सीधी सी बात है, यहाँ हम बात करें जो कंडक्शन बैंड होता है हमारे पास में ईसी, और जो डोनर बैंड होता है हमारे पास में, उनके बीच में एनर्जी गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बीच में एनर्जी गैप होता है। तो क्या होता है, बहुत कम एनर्जी गैप होता है। ये थोड़ी सी हमारे पास में इसको एनर्जी दी और ये तुरंत किस में चले जाएगा, आपके पास में चालन बैंड में चला जाएगा। क्लियर, ये आपको आरेख बताना है। ये आरेख भी आई थिंक मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया गया है भाई आप सभी के लिए। एक मिनट, ये देखिएगा, ये आपके पास में 2 है, ये आपके पास में है एन टाइप, और ध्यान से यदि पी टाइप भी पूछ लिया तो मैंने यहाँ जोड़ दिया है, ये आपका पी टाइप। आपके एग्जाम में अभी पूछा है एन टाइप, तो आपको ये बताना है। ये देखिएगा, यही मैं बता रही हूँ कि ये आपके पास में है कंडक्शन बैंड, जिसे आप बोलते हो चालन, और ये आपका क्या है, संयोजी बैंड।
ठीक है, ये आपका क्या है, डोनर। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास में, वो यहाँ रहता है, इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, ये थोड़ी सी एनर्जी लेके कहाँ चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में चले जाएगा। ठीक है भाई, चलो समझ तो आ रहा है। देखो इतना ही टाइम है, पूरा प्रूफ करवाने बैठूं तो मैं इस 3-3.5 घंटे मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, कि टाइम बहुत कम है और चैप्टर आपके पास में 14 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आया गया है ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखो, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान उसके वर्ग माध्य मूल मान का √2 गुना होता है। कैसा, IRMS बराबर I0 अपॉन √2। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ ये करना है। ये कहाँ से करोगे, ये मैंने आपको बताया था I0 ये साइन ओमेगा टी और E बराबर होता है E0 साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन लिखते हो आप करके, वहाँ पूरा मैंने आपको सॉल्व करवाया है। क्लियर, आपको प्रूफ क्या करना है, ये करना है। यहाँ से आप कर सकते हो पावर कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर कौन से का, 19 का, कि आपके पास में ये दे रखी I बराबर 4 साइन ओमेगा टी तथा वोल्ट था V बराबर साइन 200 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आपके पास में ये निकालना है, PRMS निकालना है, कितना होता है, VRMS IRMS cos ऑफ 5 होता है। क्लियर, ये आपके पास में 2 नंबर का है, 2 नंबर बहुत इजी है। VRMS आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पर क्या है, V0 की वैल्यू आपके पास में कितनी गिवन है, 200। तो आपके पास में V0 की 200 है आपके पास में, तो VRMS कितना आएगा आपके पास में, 200√2। सेम ऐसे ही आप निकाल सकते हो IRMS। I0 की वैल्यू कितनी है, 4, तो IRMS की कितनी होगी, 4√2। क्लियर, रख दो वैल्यू 200√2 और 4√2। cos 5 आप निकालते हो तो यहाँ से cos 5 कैसे निकलेगा, 5 2 माइनस 5 1, मतलब यहाँ से निकलेगा 5 2 माइनस 5 1, तो कितना आएगा आपके पास में, ओमेगा टी प्लस 5/3 ओमेगा टी से ओमेगा टी आपके पास में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, π/3। और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2। क्लियर, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, ये लो कितना आया, 400√2 कितना होता है, 2 होता है, तो कितना आएगा, 200 वोट आपके पास में इसका आंसर आएगा। क्लियर, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ओके, चलो फिर बात आती है, ये आपको प्रूफ करना है, माध्य शक्ति आपके पास में 0 होती है, ये बताया हुआ है। LCR परिपथ, ये भी आपके 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ लिया। यदि किसी, लो मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको, कि यदि किसी, देखिएगा, यदि किसी LCR परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपके पास में R गिवन है, XL गिवन है, XC, तो परिपथ का प्रतिबाधा ज्ञात करना है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई, 19 का और पार्ट में क्या होता है, Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही होता है। सारी वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। 24 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 110 माइनस 110, तो ये वैल्यू तो क्या आ गई आपके पास में, 0। यहां से कितना आ जाएगा, Z √24 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 24 ओम। क्लियर, के लो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको परिभाषा एज इट इज लिखनी है। क्या है परिभाषा, देखिएगा मैं बता देती हूँ कि हमारे पास में पूर्ण आंतरिक परिभाषा, ये आपके पास में चैप्टर नंबर 9 में एज इट इज लिखा हुआ है कि जब भी कोई सरल माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह क्या हो जाती है, अपने पाथ से विचलित हो जाती है। वहां पर आप पढ़ते हो इसको, किसी गोलीय दर्पण
ये आपको दर्पण के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना लेंस का और दर्पण का दोनों में फर्क है। तो यहाँ किसके लिए पूछा गया है, दर्पण के लिए पूछा गया है, तो वो कितना होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपके पास में है क्वेश्चन, पार्श्विक विस्थापन को परिभाषित करना है, लेंस मेकर सूत्र आपको ये व्युत्पन्न करना है, तो कर सकते हो भाई। ये आपके पेपर था भाई 2024 का जो पेपर है वो आपके पास में यहाँ है। आपको ये जो पीडीएफ है आपके जो टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज़ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल आपके जो बीएससी नॉलेज हब है उसके प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, और कोशिश ये करेंगे कि आज इसी के प्लेटफॉर्म पर भी हम आपको डाल देते हैं, ठीक है। और लगे रहिएगा, कल फिर आपका एक नया प्रीवियस ईयर पेपर आएगा। मैं क्यों लेके आ रही हूँ, इसी वजह से क्योंकि आपको क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है वो आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई सभी को। चलो तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।